हेलो स्टूडेंट बच्चों, गुड मॉर्निंग। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो उसके अंदर मैंने अभी आपको पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों के बारे में बताया। तो आज मैं भारतीय क्षेत्रकों के इतिहास के परिवर्तन के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। तो जैसे मेरे साथ साथ आप देखते जाएंगे किताबें। सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों का इतिहास में देखा जाए तो विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्रकों की जो आर्थिक सक्रियता का तो सबसे अधिक महत्व रहा है। इनकी मतलब कि जो तृतीय जो क्रियाएं हैं, इनकी किसी देश की जो तृतीय क्रियाएं हैं वो महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है। उनके साथ साथ जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तन होती गई और कृषि क्षेत्र समृद्ध होता गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। अब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे हैं। शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी है। क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ गई हैं और इसके साथ साथ लोगों के प्रशासनिक यानी उनके अध्ययन के अंदर भी ये चीज़ें और ज़्यादा इनकी कारगर होने शुरू हो गई है। इसके साथ साथ हमने सैनिक कार्य से जुड़े भी विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों को देखा होगा। इसमें जो अधिकांश उत्पादन है वो प्राकृतिक उत्पादन तथा प्राकृतिक उत्पादन के रूप में हम उसका कार्य करते हैं। लंबे समय से बल्कि 100 वर्षों के बाद भी विशेषकर विनिर्माण की जो नवीन प्रणाली के प्रचलन का से कारखाने अस्तित्व में आए हैं और उनका प्रसार होने लगा है। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे हैं। कारखानों में सस्ती दरों पर वस्तुएं उत्पादित होने लगी है। कृषि उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है। इस कारण से अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा है और इसका अर्थ यह है कि क्षेत्रकों का महत्व परिवर्तित हो गया है। विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र को पुनः जो बल मिला है और उसको बढ़ावा मिला है। यानी कि भारत के अंदर भी तृतीय क्षेत्र की क्रियाएं पिछले कुछ वर्षों से ज़्यादा बढ़ी है। कहने का तात्पर्य है कि अधिकांश श्रम जो शक्ति है वो विकसित देशों में सही और सामान्य लक्षण के रूप में देखी गई है। भारत में तीनों क्षेत्रकों में का उत्पादन में रोजगार के साथ साथ अधिक मतलब कि कृषि के क्षेत्र के अंदर जो है कि रोजगार के साथ साथ कृषि के क्षेत्र के साथ साथ तृतीय क्षेत्रकों की क्रियाओं में ज़्यादा बढ़ावा मिला है। भारत में तीनों क्षेत्रकों में कुल उत्पादन में रोजगार कितना है और विगत वर्षों से इस चीज़ का हम देख सकते हैं। तो हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं उनको पहले आपको सोल्व कर देते हैं। तो विकसित देशों के इतिहास में क्षेत्रकों के परिवर्तन के संबंध में जरा क्या संकेत करता है। तो विकसित क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र की क्रियाएं ज़्यादा होगी तो वो देश विकसित होगा। और अगला प्रश्न है कि अव्यवस्थित वाक्यांश में सकल घरेलू उत्पाद में गणना हेतु महत्वपूर्ण जो परिसूची है वो जो नीचे दी गई है इसको देखा गया है। अब ये भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र थे। अब मैं आगे इसके बारे में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्रकों के बारे में आपको इससे संबंधित बता रहा हूँ। तो देखो आरेख 1 के अंदर जो ये नीचे आरेख दिया गया है इसके अंदर आप देख सकते हो कि इसमें तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन को दर्शाया गया है। इनकी 1971 से फिर 2010 और 11 का। तो देखो 1971 के अंदर देखेंगे कि आप प्राथमिक क्षेत्र के अंदर देखो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जो ग्रीन है ये था, द्वितीय क्षेत्र के अंदर जो येलो है ये था और तृतीय क्षेत्र के अंदर ये है। तो ये करोड़ों के अंदर उत्पादन था, यानी कि जो सकल घरेलू उत्पादन था, सकल घरेलू उत्पादन का ये आंकड़ा दर्शाया तो ये करोड़ों के अंदर था। वहीं 2010-11 के अंदर देखो प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का और तृतीय क्षेत्र का। तो हम देखेंगे 2011 में तृतीय क्षेत्र के अंदर सबसे अधिक उत्पादन बढ़ा है, यानी कि सबसे अधिक जो क्रियाएं हैं वो सबसे अधिक उत्पादित क्रियाएं बढ़ी हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तृतीय क्षेत्र का जो उत्पादन बढ़ा है तो इससे लोगों में मतलब कि आर्थिक विकास, आर्थिक निवेश भी अधिक हुआ है। अब इसको हम और आगे डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो
तो उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व। वर्ष 1970-71 और 2010-11 के बीच में 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई है। परिणाम स्वरूप क्या है कि वर्ष 2010-11 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र में प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्र सबसे अधिक उत्पादन के रूप में उभरा है। तो हम भारत में जो तृतीय क्षेत्र का इतना महत्व बढ़ा है वो किस कारण बढ़ा है? तो प्रथम हाँ, तो बच्चों मैं बता रहा था आपको आगे कि उत्पादन के तृतीय क्षेत्रकों के बारे में। तो वर्ष 1970-71 के अंदर 1970-71 और 2010-11 के अंदर बीच में 40 वर्षों में यद्यपि उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्रकों के उत्पादन में हुई है। इसका तात्पर्य है कि हमारी जो तृतीय क्षेत्र की क्रियाएं हैं वो अधिक बढ़ी है। और भारत में तृतीय क्षेत्र का उतना महत्व क्यों हुआ है, इसका कारण भी है। उसका कारण यह है कि प्राथमिक जो क्षेत्र हैं उनमें धीरे धीरे उत्पादन बढ़ा, फिर द्वितीय क्षेत्र में उत्पादन, और उसके साथ साथ तृतीय क्षेत्र में मतलब कि बेअता से वृद्धि हुई। तो प्रथम किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं, डाक, तार सेवा, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्य, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता हुई है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। किसी विकासशील देशों में इन सेवाओं के प्रबंध की जिम्मेदारी सरकार ही उठाती है। इसके साथ साथ द्वितीय कृषि क्षेत्र के उत्पादन के अंदर भी उद्योग के विकास में परिवहन, व्यापार तथा भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग भी उतनी अधिक होगी। तृतीय जैसे जैसे आय बढ़ती चली जाएगी, वहाँ उसका रेस्टोरेंट, पर्यटन, शॉपिंग मॉल तथा निजी अस्पताल व निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग बढ़ती चली जाएगी। अगर आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में इस द्रुत परिवर्तन को देखेंगे, तीव्र परिवर्तन देखेंगे, तो ये निहांत इसकी वृद्धि होगी। चौथा है, विगत दशकों के में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण तथा पर्याय हो गई है। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। अध्याय 4 में हम इन नवीन सेवाओं और इसके प्रसार के कारणों पर भी हम चर्चा करेंगे। अंततः आपको याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं का में समान रूप से समृद्धि नहीं हो रही है। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह से लोगों को नियोजित करते हैं। एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित हुई है जिसके अंदर अत्यंत कुशल तथा शिक्षित श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हुआ है। उसके साथ साथ यह हमारी दूसरी जो मुश्किलें हैं, जीविका निर्वाह करने की जो है, वो भी हमारे ऊपर डिपेंड करती है। तो अधिक लोग कहाँ नियोजित होते हैं, हम आरेख के माध्यम से इसको देख सकते हैं कि आरेख में हम इसके माध्यम से देख सकते हैं कि 1971 से और 2010-11 के अंदर यानी कि तृतीय क्षेत्र के अंदर हम देखेंगे तो वर्तमान में तृतीय क्षेत्र के अंदर सबसे अधिक निवेश हुआ है। वहीं 1971 के अंदर हमने देखा कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर सबसे अधिक निवेश हुआ है। तो ये भारत के अंदर परिवर्तन आया है। वर्तमान में भारत के संदर्भ में हम उल्लेखनीय तथ्यों के आधार पर यह सकल घरेलू उत्पाद के अंदर तीनों क्षेत्रों की जिम्मेदारी को हम देखते हुए आरेख के अंदर हम ये चीज़ का अध्ययन करेंगे कि 1970-71 के अंदर, 2009-10 के अंदर में, वर्ष 2003 के अंदर तीनों क्षेत्रों के अंदर रोजगार की हिस्सेदारी दिखती है। आज भी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे बड़ा नियोजित हुआ है, यानी कि कैसे नियोजित के मामले में प्राथमिक क्षेत्र में सबसे अधिक हुआ है। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर हमने देखा है कि यह मतलब कि स्थानांतरण यानी कि बदलाव हुआ है। कैसे प्राथमिक क्षेत्र के अंदर अधिक वस्तुओं का नियोजन हुआ है
और अधिक वस्तुओं के नियोजन के साथ साथ रोजगार के साधन भी धीरे धीरे बढ़ने शुरू हुए हैं और इसमें 3 गुना वृद्धि। परिणाम स्वरूप देश के आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र में मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसमें सकल घरेलू उत्पादन का योगदान 1/4 है। इसकी तुलना में द्वितीय व तृतीय क्षेत्रों के अंदर भी इसका उत्पादन में हिस्सेदारी का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान बढ़ा है, यानी कि इसके योगदान के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ी है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो प्राथमिक, यदि आप देखेंगे तो वे प्राथमिक उत्पादन को प्रभावित कर रही है। दूसरे शब्दों में यह कहेंगे कृषि क्षेत्र के अंदर अधिक श्रम यानी कि अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी होती है कि कुछ समय के लिए। अल्प बेरोजगारी क्या मतलब कि अल्प बेरोजगारी का तात्पर्य पहले मैं आपको समझ रही। अल्प बेरोजगारी होती है कुछ समय के लिए बेरोजगारी, मतलब कि जैसे कुछ महीने, साल के कुछ महीने में काम मिलना, बाकी महीने में मतलब कि काम उपलब्ध न होना, तो यह उन्हें प्राप्त हुआ है। एक छोटी किसान लक्ष्मी का उदाहरण भी एक प्रस्तुत किया गया है कि उसने 2 हेक्टेयर भूमि है, तो उसमें कुछ समय के लिए काम प्राप्त होता है और बाकी वर्ष के अंदर बाकी काम प्राप्त नहीं होता। तो वह सेवा क्षेत्र के अंदर प्राथमिक क्षेत्र के अंदर वह किस प्रकार से बेरोजगार हो जाती है। तो ये एक हमारे सामने एक एग्जाम्पल है कि अब मान लेते हैं कि भूस्वामी और सुखराम आता है और उसी के आधार पर ये उसका एक और एग्जाम्पल दिया गया है। आप इसके अंदर आप अपनी बुक्स के अंदर आप पढ़ सकते हो या शॉर्ट स्क्रीन लेकर भी आप इसके अंदर देख सकते हो। तो अल्प बेरोजगारी और ये मंद बेरोजगारी, इनकी दोनों के बारे में हम, खुली बेरोजगारी के बारे में और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में हम आपको और कल वाली जो वीडियो आएगी, जो नेक्स्ट आएगी, उसके अंदर आप बताएंगे। आज ये मैंने 2 वीडियो बनाई है, इन दोनों के अंदर प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र के बारे में बताया है। इनको आप आराम से ध्यान से पढ़ेंगे और फिर आगे आप अपने जो डाउट्स है वो क्लियर करते चले जाएंगे।